हाँ। हम्म।
आवाज सुनाई दे रही है मेरी? निब्रा, अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो 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 ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। ओके, लास्ट ये हम लोग लेक्चर जो है मैंने स्टार्ट किया हुआ था बट कंप्लीट नहीं कर सके थे, तो इसलिए मैंने अब दोबारा इसको स्टार्ट करने से पहले जस्ट ये कि मैं प्रीवियस स्लाइड्स का ओवरव्यू आप लोग को दे रही हूँ। ठीक है, तो हम बेसिकली अब बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट की है हमने, जिसमें हम वन बाय वन करके एक एक बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम, जैसे आपने पहले बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें आपने कोकाई, बेसलाई और स्पाइरल शेप, मतलब 3 बेसिक शेप्स पढ़ी थी। तो सबसे पहले जो कोकाई है उनको डिस्कस करेंगे। कोकाई में भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई है और ग्राम नेगेटिव कोकाई है। तो सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, जो ने स्टेफिलोकोकस का नेम दिया गया है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्या है? एक स्टेफिलोकोकस है और दूसरी स्ट्रेप्टोकोकस है। 2 टाइप्स हैं कोकाई की बेसिकली ग्राम पॉजिटिव में। तो इसमें हमने सबसे पहले जो है स्टेफिलोकोकस, मतलब इसकी एक टाइप पढ़ेंगे, स्टेफिलोकोकस। इस स्लाइड में मैंने वही डिवीजन बताई हुई थी कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और इंटेरोकोकस है। इन्हें हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट लेक्चर में जो है फर्स्ट टाइप जो है ग्राम पॉजिटिव कोकाई की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं, स्टेफिलोकोकस। इसमें आप स्लाइड्स में जो फर्स्ट नेम दिखाई दे रहा है स्टेफिलोकोकस, वो पढ़ेंगे। वैसे इधर आपको कोकाई में 3 टाइप्स दिखाई दी है, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और इंटेरोकोकस। सही है। तो अब मजीद जब हमने वन बाय वन डिस्कस करना है, तो स्टेफिलोकोकस को भी डिस्कस कर रहे हैं। स्टेफिलोकोकस में मजीद 3 टाइप्स है, ठीक है। स्टेफिलोकोकस मीन कि ऐसे 3 टाइप्स के बैक्टीरिया हैं जिनकी क्लस्टर में शेप प्रेजेंट है। कोकाई है बट वो क्लस्टर में है, ठीक है। ये मैंने डिफरेंस बताया था स्टेफिलोकोकस का और स्ट्रेप्टोकोकस का, ठीक है। और सबसे मेन बात जो है, हम स्टेफिलोकोकस को दूसरे कोकाई जो कि स्ट्रेप्टोकोकस है, इंटेरोकोकाई है, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो है हम कौन सा टेस्ट करते हैं? कैटालेस टेस्ट करते हैं। कैटालेस जो है वो स्टेफिलोकोकस को बाकी जो इसकी 2 टाइप्स हैं कोकाई की, उनसे डिफरेंशिएट कर देता है। सैंपल से हमें पता चलता है कि फॉर एग्जांपल हमें वैसे पता चल गया कि वो कोकाई है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव भी है और कोकाई भी है, बट अब वो कौन से हैं, स्टेफिलोकोकस है या स्ट्रेप्टोकोकस है, ये हमें कैटालेस टेस्ट से पता चलता है, ठीक है, बायोकेमिकल टेस्ट से पता चलेगा। वो कैटालेस टेस्ट है, ठीक है, वो क्या है, स्टेफिलोकोकस में पॉजिटिव है बट स्ट्रेप्टोकोकस में नेगेटिव है। अब मजीद जो नीचे देखेंगे तो स्टेफिलोकोकस की 3 टाइप्स हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस और स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, ठीक है ना। ये 3 टाइप्स हैं स्टेफिलोकोकस की। अब देखिए, हमने पहले इन तीनों टाइप्स को स्ट्रेप्टोकोकस से हम कैटालेस पॉजिटिव के बेस पे सेपरेट कर सकते हैं, बट इन तीनों को आपस में किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो कोई बताएगा मुझे? फॉर एग्जाम्पल स्टेफिलोकोकस ऑरियस को हम स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस और स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस से किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्लास कोई मुझे बताएगा? मैंने प्रीवियस लेक्चर जिसने भी अटेंड किया, निम्रा आपने किया था, हीरा आपने भी किया था, ये मैं क्वेश्चन पूछ भी चुकी हूँ। मेरा एरो दिखाई देता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एरो शो कर रही हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? क्लास जल्दी से रिस्पॉन्स करे मुझे।
स्टेफिलोकोकस ओरियस को बाकी जो 2 टाइप्स हैं एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस। नो नो नो, मोटिलिटी की बेस पे मैंने एक और एग्जांपल दी थी, वो थी इंटेरोकोकस में एक बैक्टीरिया है शिगेल्ला और दूसरा है साल्मोनेला। ठीक है, इन दोनों को डिफरेंशिएट किया था मोटिलिटी की बेस पे। कैटालेस की बेस पे तो स्टेफिलोकोकस को स्ट्रेप्टोकोकस से सेपरेट किया है। तो अब स्टेफिलोकोकस की ही तीनों टाइप्स को आपस में किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं? निम्रा, कैटालेस की बेस पे तो हमने स्टेफ को स्टेप से, मतलब STAPH, स्टेप को STREP, स्टेप से डिफरेंशिएट किया है कैटालेस की बेस पे। अब ये स्टेप की जो 3 टाइप्स हैं इनको किस तरह डिफरेंशिएट करना है? ये तीनों कैटालेस पॉजिटिव है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी, एपिडर्माइटिस भी और सेप्रोफाइटिकस भी, ये तीनों कैटालेस पॉजिटिव है। अब इन तीनों को फिर किस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्लियर हो रहा है पॉइंट? निम्रा, जस्ट ये बात क्लियर हुई कि स्टेफिलोकोकस की जितनी भी टाइप्स हैं, जिसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, एपिडर्माइटिस है और सेप्रोफाइटिकस है, ये तीनों कैटालेस पॉजिटिव है। नो नो नो, ठीक है, इन तीनों को आपस में किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सैंपल में ओरियस है या एपिडर्माइटिस है, कौन सा बैक्टीरिया है, उसको हम कोएगुलेज प्रोडक्शन, कोएगुलेज, ठीक है, मैंने एक सेकंड टेस्ट बताया था कोएगुलेज टेस्ट, उसकी बेस पे करेंगे। जो फर्स्ट टाइप है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जस्ट ये टाइप जो है वो कोएगुलेज पॉजिटिव है, बाकी एपिडर्माइटिस और सेप्रोफाइटिकस ये दोनों कोएगुलेज नेगेटिव है। क्लियर हो गया? गुड। अब आप उस पॉइंट पे आए, कोएगुलेज दूसरा टेस्ट है, कोएगुलेज, उसकी बेस पे करते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जस्ट कोएगुलेज पॉजिटिव है, बाकी जो इसकी ये टाइप्स हैं 2, एपिडर्माइटिस और सेप्रोफाइटिकस, ये दोनों नेगेटिव है। इधर से देखें, ये मैंने सबसे एंड पे आपको स्लाइड्स दिखानी थी, बट अब मैं सबसे पहले सिर्फ इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए दिखा रही हूँ कि एक बार उसका ओवरव्यू हो जाए। ये देखें, ये इसकी 3 टाइप्स है, इस स्लाइड को गौर से देखें। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है, कैटालेस तो ये तीनों पॉजिटिव है, इसलिए वो मैंने पॉइंट नहीं लिखा, वो उधर लिखा है जहां पर स्टेफिलोकोकस का स्ट्रेप्टोकोकस के साथ कंपैरिजन है, कोएगुलेज टेस्ट। क्लास ये सेकंड कॉलम देखें, इस स्लाइड में जो दिखाई दे रहा है, स्पीशीज के बाद कोएगुलेज प्रोडक्शन लिखी हुई है, मतलब कोएगुलेज टेस्ट है, ठीक है। कोएगुलेज प्रोडक्शन जो है वो जस्ट स्टेफिलोकोकस ऑरियस में होती है, इसकी जो बाकी रिमेनिंग 2 टाइप्स हैं स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस और स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, इन दोनों में कोएगुलेज की प्रोडक्शन नहीं होती। लुबना, आपको क्लियर हो गया? इन तीनों को हम कोएगुलेज प्रोडक्शन पे डिफरेंशिएट करते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस को बाकी दोनों के साथ, ठीक है, क्योंकि जब हम, आपको पता है MRS से आप लोग मोस्टली हॉस्पिटल में नेम सुनेंगे, MRS से। MRS से क्या होता है, वो भी ओरियस की ही एक टाइप होती है, बट वो मेडिसिन को रेजिस्ट करके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई होती है, ठीक है। तो ओरियस ही बेसिकली ज़्यादा सैंपल्स में आता है, इन्फेक्टेड जो जितने भी सैंपल्स होंगे, जिसको भी इन्फेक्शन हुआ होगा उसमें ज़्यादा ओरियस के ही इन्फेक्शन होते हैं। ओरियस के बाद जो है ये दूसरी 2 टाइप्स हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओरियस है, ओरियस बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। तो आप देखिए, ओरियस जो है वो जस्ट कोएगुलेज की प्रोडक्शन करता है, इसके अलावा फर्मेंट करता है, ये शुगर की एक टाइप होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो फर्मेंटेशन जो है वो ओरियस में ही होती है, बाकी दोनों में नहीं होती। इसके अलावा और इसको हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस को जब हम करवाते हैं, सैंपल करते हैं, ग्रो करवाते हैं, तो इसकी जो है किस तरह से पिगमेंटेशन शो होगी, गोल्डन कलर की शो होगी। हाँ जी निम्रा, ठीक है। तो ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, ये इसी ऑरियस की ही बात होती है, ये हॉस्पिटल में बहुत कॉमन होता है, हर जगह पे इन्फेक्शन यही कॉज कर रहा होता है, ठीक है, ऑरियस।
कोई पेशेंट हॉस्पिटल में 3 या 4 दिन से ज़्यादा रह रहा है और वहाँ पर सही प्रॉपर वे में स्टरलाइजेशन का नहीं फॉलो किया जा रहा, पेशेंट की हाइजीन को नहीं मेंटेन किया जा रहा, तो 100% में से 90% चांस होता है कि वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है पेशेंट को हो जाए, जिसमें स्टेप्टोकोकस ऑरियस मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, जितने भी जख्म होते हैं, सर्जरीज होती हैं, उन जख्म को खराब करने में ऑरियस का ही मेन रोल होता है। ठीक है, जब इसको हम ग्रो करवाते हैं, जब इसकी कल्चरिंग करवाते हैं, तो इसमें किस कलर की वो शो होती है अपीयरेंस? गोल्डन कलर की। ठीक है, बट बाकी दोनों जो है एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस, इसकी वाइट कॉलोनीज शो होंगी। ठीक है, एक हेमोलिसिस होती है, बीटा हेमोलिसिस होती है, अल्फा हेमोलिसिस होती है और गामा हेमोलिसिस होती है। ठीक है, ये हेमोलिसिस जो है मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी। जस्ट अभी ये है कि आप लोगों को कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, बीटा, अल्फा और गामा में क्या डिफरेंस होता है। कि जब हेमोलिसिस मीन ये होता है कि जैसे ये ब्लड में जब होता है तो ये ब्लड को साथ साथ में डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, ब्लड की भी डिस्ट्रक्शन करता है, इन्फेक्शन के साथ साथ क्या करता है, डिस्ट्रक्शन भी करता है। और जब हम ब्लड एगर जैसे डिफरेंट मीडिया होते हैं ना, बैक्टीरिया को जब लेबोरेटरी में ग्रो करवाते हैं तो उसमें डिफरेंट मीडिया यूज होते हैं। ठीक है, जिसमें एक मीडिया जो होता है ब्लड एगर मीडिया भी होता है। ब्लड एगर मीडिया में ये होता है कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ब्लड भी इसमें थोड़ा सा ऐड किया जाता है। वो ऐड इसीलिए किया जाता है ब्लड के पता चले कि वो ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, कॉजिंग बैक्टीरिया या नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो जब डिश के अंदर जिसके अंदर इसकी ग्रोथ करवा रहे होते हैं तो उसके इर्द गिर्द देखते हैं कि बैक्टीरिया के इर्द गिर्द जो ब्लड था वैसे वो पूरा रेड शो हो रहा होगा। आप लोगों ने कभी ऐसी मतलब देखी? आज आप लोगों ने सबने अपने मोबाइल पे गूगल पे ब्लड एगर मीडिया सर्च करना है, कैसा होता है। ठीक है, ब्लड एगर मीडिया कैसा होता है, वो ब्राउन कलर का रेडिश कलर का एक मीडिया होता है। मीडिया मीन वो ये होता है कि छोटी सी प्लेट होती है, उसके अंदर जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड किए होते हैं और थोड़ा सा ब्लड ऐड किया गया होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। तो उसमें ये होता है कि जहाँ पर हम सैंपल्स लगाते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, तो उसके इर्द गिर्द का जो एरिया होता है उस जगह वो एरिया साफ हो जाता है। साफ किस तरह होता है कि वो जो ब्लड सेल्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, तो वो रेड से एरिया जो है वो साफ हो जाता है, क्योंकि सारे रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो रेड से वाइट कलर में या डिफरेंट कलर्स में शो होते हैं। वाइट कलर शो होगा कि मतलब कि उसके इर्द गिर्द जो है बैक्टीरिया ने अपने इर्द गिर्द का एरिया जो है वहां पर जितने ब्लड सेल्स प्रेजेंट थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इस एरिया से हमें पता चलता है कि वो अल्फा हीमोलिटिक बैक्टीरिया है या बीटा हीमोलिटिक है। ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मतलब बिल्कुल उसने आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन कर दी है तो फिर वो बीटा है या अल्फा है। ठीक है, और नन में ये होगा कि अगर उसने नहीं डिस्ट्रॉय किया, वही रेड कलर ही है मीडिया का, तो इसका मतलब है कि वो नॉन हीमोलिटिक बैक्टीरिया है। क्लास आप लोग को आवाज आ रही है और आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है हिमोलिसिस का? हिमोलिसिस मीन होता है रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन। क्लास ये अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो ये जस्ट रट्टा रह जाएगा, आप लोग के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे। और ये मैंने इतने आसान वे में लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपको समझ आ गई ना तो फिर इसको आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर एट द टाइम ऑफ टेस्ट या फिर एग्जाम अगर आप लोग नहीं भी पढ़ के गए हुए तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ना आपके कि हिमोलिसिस क्या होती है। ठीक है, जस्ट आपको पता है, आपने नहीं भी रट्टा पूरी डेफिनेशन को लगाया हो तो जस्ट आप ये तो लिख सकते हैं ना, वी कैन डिफाइन हिमोलिसिस एज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। ठीक है, अपनी वे में भी अपने वर्ड्स में भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी डेफिनेशन लिख दिए तो 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा ना 2 में से। तो इसलिए आपको इन टर्म्स की डेफिनेशन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, इसके अलावा स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो क्या करता है, इसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये मैं आप लोग को 1 बाय 1 पढ़ा रही हूँ, ये आप लोगों ने पढ़ भी लिया है। ठीक है, इसमें डिफरेंट विरुलेंस फैक्टर्स है। ओके, बस जस्ट मैंने इधर आपको यही बताना था कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस को बाकी दोनों टाइप से किस तरह डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्लास अभी तक जस्ट ये रिवीजन हो रही है।
ओके, स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो 2 टाइप्स के इन्फेक्शन करता है, एक पायोजेनिक है। अभी ये स्लाइड्स रह गई है, रिवीजन में है, ये जस्ट जल्दी से देख ले। स्टेफिलोकोकस ऑरियस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वही हैं कि ग्राम पॉजिटिव है, कोकाई है, ग्रेप लाइक क्लस्टर भी प्रेजेंट होता है, कैटालेज की प्रोडक्शन करता है और कोएगुलेज की भी प्रोडक्शन करता है। इसकी जो मेन डिजीज की एक टिपिकल फॉर्म है वो एप्सिस होते हैं। एप्सिस मीन क्या है? लियन, मतलब पस टाइप कोई भी लियन बनता है हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे, तो उसे एप्सिस कहते हैं। ठीक है, तो वो ये है बैक्टीरिया कौन सा है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस करता है। निम्रा, आपने पूछा अल्फा और बीटा में इनकी हेमोलिसिस में क्या डिफरेंस है। एक सेकेंड, ये मैं आपको वो भी साथ में बताऊं, सामने आपको नजर आ रहा हो तो आपको ज्यादा क्लियर हो सकता है। किस स्लाइड में ये लिखा हुआ है? एक होता है कंप्लीट हेमोलिसिस और एक होता है इनकम्प्लीट हेमोलिसिस। कंप्लीट हेमोलिसिस मीन ये होगा कि उसके इर्द गिर्द पस फॉर्मेशन, जी एप्सिस में जो है वो पस फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो बीटा हेमोलिसिस मीन ये होगा कि उस बैक्टीरिया ने अपने इर्द गिर्द के सारा जो भी ब्लड होगा ना उन सब सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब कंप्लीट हेमोलिसिस करेगा। जो कंप्लीट हेमोलिसिस है वो बीटा हेमोलिसिस है। और इनकम्प्लीट मीन कि उसके इर्द गिर्द थोड़ा बहुत एरिया जो है वो वाइट शो होगा, रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन कम हुई होगी, उसे अल्फा हेमोलिसिस कहते हैं। ठीक है, बीटा मीन कंप्लीट हेमोलिसिस और अल्फा मीन पार्शियल हेमोलिसिस। क्लियर हो गया निम्रा डिफरेंस? अल्फा hemolysis is partial hemolysis is complete ठीक है। तो अब ये जो बैक्टीरिया, ये जब इसको ग्रो करवाते हैं ब्लड एगर मीडिया में, तो ये अपने जहाँ पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा इसके इर्द गिर्द का सारा एरिया वाइट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कुछ रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वो रेड से वाइट कलर में शो हो जाएगा मीडिया, क्योंकि ये सारे आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो कलर जो है रेड वो आरबीसीज की वजह से होता है, तो कलर रेड नहीं हमें शो होगा। ठीक है, ओके क्लास। इसके बाद और स्टेफिलोकोकस ऑरियस ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है वो 2 टाइप्स के जो है डिजीज कॉज करता है, एक तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करके, दूसरा पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब एक टॉक्सिन से बॉडी में डिजीज कॉज करता है, दूसरा इसका वे क्या है, इन्फ्लेमेशन के थ्रू जो है वहां पर स्वेलिंग करके, इन्फ्लेमेशन करके बॉडी में डिजीज या इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये इधर बताया हुआ कि सबसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड जितने भी इन्फेक्शन है उसमें इसका मेन रोल होता है, ये कॉमन बैक्टीरिया है। अच्छा, पायोजेनिक डिजीजेस मीन मतलब जिसमें ये इन्फ्लेमेशन के थ्रू इन्फेक्शन कॉज करता है, तो वो कौन कौन सी इन्फ्लेमेशन से मैंने आपको बताया है, जहाँ टी सारा है वो इन्फ्लेमेटिव डिजीजेस होती है, जैसे सेलुलाइटिस है, फोलिकुलाइटिस है, आईलिड इन्फेक्शन है, कंजक्टिवाइटिस है। इसके अलावा सेप्टिसीमिया है, एंडोकार्डाइटिस है, और ऑस्टियोमाइलिटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस है। अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों ने ये सारी डिजीजेस डिटेल में पढ़ी अभी तक, पैथो पढ़ी है या नहीं पढ़ी होगी, तो आप लोग को इसका इतना आइडिया नहीं होगा। सेप्टिसीमिया क्या है कि ये ब्लड में इन्फेक्शन कॉज करता है, जब इसकी सेस ब्लड में चली जाती है तो ये सेप्टिसीमिया कॉज करता है। एंडोकार्डाइटिस मीन के जब ये हार्ट को अटैक करता है, हार्ट को अटैक करके ये एंडोकार्डाइटिस करता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये हमारी बोन्स पर या हमारे ज्वाइंट्स पर अटैक करके क्या डिजीज कॉज करता है, ठीक है, ऑस्टियोमाइलिटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस। जी, पस और इन्फ्लेमेशन, ठीक है, दोनों वे में ये पायोजेनिक डिजीजेस कॉज करता है।
अभी ये आप लोगों को डिजीजेस का डिटेल में नहीं पता होगा, बट मैंने आपको बता दिया। एंडोकार्डाइटिस है, कार्डाइटिस से पता चल रहा है कि कार्डियक डिजीज है। सेप्टिसीमिया है तो ये ब्लड में इंफेक्शन कॉज करता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस है, बोन्स की है, या फिर आर्थराइटिस जॉइंट्स की डिजीज कॉज करता है। ठीक है, इसमें ये स्केल्टेड स्किन सिंड्रोम है, ये बच्चों में होता है कि सारी स्किन ऊपर से एक तरह से रिमूव पीलिंग टाइप शो होती है। ये फॉलिकुलाइटिस में, ये आप देखा है फॉलिकल्स में पस प्रोड्यूस हुई है। ये जो मेल का एक फेस दिखाई दे रहा है, नेक पे दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे पस वाले, आपको दाने से दिखाई दे रहे हैं। इम्पिटिगो में भी वो देखें, उसके जो है ये जो है बच्चे के फेस पे आप लोग को दिखाई दे रही होगी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। ठीक है, और इम्पेटिगो को मैंने इधर थोड़ा सा शायद नहीं बताया नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हम आपको इनमें से जो नेम्स बेसिकली हम एग्जांपल्स चाहिए होंगे, तो आप लोग को 3 से 4 एग्जांपल्स जरूर पता होने चाहिए, पायोजेनिक में भी और इसके पॉइजन की वजह से कौन कौन सी डिजीज कॉज होती है। पॉइजन से वो क्या करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करता है, इसके अलावा स्केल्टेड स्किन सिंड्रोम है। ये जो फर्स्ट वाली डिजीज है, ये स्केल्टेड स्किन सिंड्रोम है, ये इसका वे क्या है डिजीज कॉज करने का। ये स्केल्टेड स्किन सिंड्रोम क्या है, ये टॉक्सिन, बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से सारी स्किन जो है वो रिमूव होने लग जाती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, आपने पूछा कि ये क्या होती है इम्पेटिगो, ये भी स्किन इन्फेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें सोर्स जो है, जैसे ये आपने देख रहा है ना बच्चे के फेस पे नोज के पास सोर्स, ये इस तरह के रेड कलर के सोर्स अपीयर होते हैं, बेसिकली स्किन इन्फेक्शन है। निम्रा, ये आपको क्लियर हो गया इम्पेटिगो क्या है, स्किन इन्फेक्शन है ये भी स्केल्टेड स्किन सिंड्रोम भी इन्फेक्शन है, स्किन का ही इन्फेक्शन है, और इम्पेटिगो भी स्किन का ही इन्फेक्शन है। ठीक है, जैसे स्किन की डिफरेंट डिजीजेज है, उनको नेम्स दिया होता है। ठीक है, तो ये इम्पेटिगो जो है ये भी स्किन इन्फेक्शन है, और ये बैक्टीरिया में पायोजेनिक डिजीज की वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज करके जो है वो डिजीज कॉज करता है। बट स्केल्टेड स्किन सिंड्रोम ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से सारी स्किन जो है वो पील आउट होती है। नहीं, ये मैंने पिक्चर में आपको पिक्स पे दिखाया है कि ये लिप्स के पास होता है। इसके अलावा ये हमारे माउथ पे, नोज पे, हैंड्स पे, फीट पे, कहीं पर भी हो सकता है। स्किन इन्फेक्शन पिक्चर में शो कर हेलो, हेलो, हेलो। ओके, आवाज आ रही है हीरा, आपको आवाज आ रही है, सबको सुनाई दे रही है ना? ठीक है, ओके क्लास। तो आपने पूछा कि जस्ट लिप्स के पास नहीं होता, ये हैंड्स, फीट, नोज, माउथ, कहीं पर भी हो सकता है। जहां जहां स्किन है ये इन्फेक्शन वहां पर हो सकता है। ठीक है,
तो ये जस्ट पिक्चर में मैंने एक आपको उधर लिप्स के पास, नोज के पास दिखाई है। क्लियर हो गया? ओके क्लास, इस पीरियड में हम लोग तो बस रिवीजन ही कर सकेंगे। जस्ट पैथोजेनेसिस में ये है कि डिजीज जो है 3 टाइप्स के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक फर्स्ट टॉक्सिन इंटेरोटॉक्सिन है, दूसरा टॉक्सिन नेम है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, और एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन है। 3 टाइप्स के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। यहाँ मैंने 1 बाय 1 करके इन टॉक्सिन को डिफाइन किया हुआ था, जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। इंटेरोटॉक्सिन जो है वो फूड पॉइजनिंग करता है, जिसमें वॉमिटिंग और नॉन ब्लडी डायरिया होता है। नॉन ब्लडी डायरिया मीन कि कुछ डायरिया ऐसी टाइप्स होती हैं जिसमें ब्लड भी साथ आता है, ठीक है, स्टूल के साथ ब्लड भी आता है। बट ये नॉन ब्लडी डायरिया करता है कि जस्ट डायरिया होगा, उस पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो फूड पॉइजनिंग हुई है तो साथ में डायरिया होगा बट ब्लड नहीं साथ में आएगा। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में भी वही मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आप लोग को बताए हुए हैं। आप लोग को ये 3 टॉक्सिन के बेस पे ही उन डिजीजेस के नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये TSST क्या है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, और डिजीज का नेम क्या था? टॉक्सिक शॉक। ये जो मैंने पीछे नाम दिया टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डिजीज है, और इस टॉक्सिन का नेम है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, ठीक है। डिजीज का नेम सिंड्रोम तक है और टॉक्सिन नेम आगे टॉक्सिन तक आ रहा है। क्लियर हो रहा है इस बात को आपको? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन कॉज द डिजीज ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अच्छा क्लास, मुझे सिंड्रोम का मतलब बताएंगे? सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम को वो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी डिजीज के साथ सिंड्रोम का वर्ड यूज हुआ है तो वो क्या है? कोई आप लोग को आइडिया है, कॉन्सेप्ट है सिंड्रोम का? व्हाट इज सिंड्रोम? क्लास जल्दी से मुझे बताएं, जस्ट आप लोगों ने अभी तक सिंड्रोम का मतलब आप लोग को क्लियर है या नहीं है? वरना मैं बता देती हूँ, जस्ट इजी वर्डिंग में मैं बताऊंगी, जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए। बाकी ये आप सारी डिजीज विद मल्टीपल साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। मल्टीपल साइंस एंड सिम्टम्स तब होंगे जब मल्टीपल इन्फेक्शंस होंगे। तो सिंड्रोम को सिंपल हम कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ डिजीजेस, ठीक है। क्लस्टर ऑफ इन्फेक्शंस और क्लस्टर मीन क्या होता है? बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो उसके एक या एक से ज्यादा इन्फेक्शन या डिजीजेस कर रहा है तो उसे सिंड्रोम का नेम देंगे, जिसमें वो एक मोर देन 1 डिजीजेस प्रोड्यूस कर रहा होगा, इन्फेक्शन कॉज कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो एक उसने इन्फेक्शन क्या किया है, क्लियर हो गया। सिंड्रोम इज क्लस्टर ऑफ डिजीजेस। क्लस्टर ऑफ डिजीजेस में कि एक से ज्यादा वो डिजीजेस कॉज करता है। जब उसे एक से ज्यादा डिजीज है तो उसे हम सिंड्रोम का नेम दे देंगे। उसके बाद विरुलेंस फैक्टर्स थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए थे, उसमें प्रोटीन ए इज एन इम्पोर्टेंट विरुलेंस फैक्टर, ठीक है। और ये किस तरह इम्पोर्टेंट है कि मैंने ये आपको बताया था कि जब बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया एंटर होता है तो हमारी जो एंटीबॉडीज हैं उसने हमारे डिफरेंट जो फेगोसाइट्स हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस हैं, उनको एक्टिवेट करना होता है कॉम्प्लीमेंट्स को। वो किस तरह एक्टिवेट करते हैं कि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये उसके साथ जाके अटैच होती हैं। जब ये एंटीबॉडीज किसी चीज के साथ जाके अटैच हो जाती है, उसके साथ चिपकती हैं, तो उसे पता चल जाता है मैक्रोफेजेस को या कॉम्प्लीमेंट्स को पता चलता है कि ये हमें आके एक्टिवेट कर रहे हैं, हमें एक्टिवेट होने की जरूरत है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ गया है, ठीक है। तो ये ओरियस इस तरह से इतना क्लेवर होता है कि ये वो जाके खुद एंटीजन जो खुद होगा वो एंटीबॉडीज के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब वो खुद अटैच हो गया तो उसके साथ एक ही अटैचमेंट की साइट थी जो उसने इनगल्फिंग एजेंट्स के साथ अटैच होना था, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स के साथ जाके अटैच होने के लिए उसके पास, हमारी एंटीबॉडीज के पास सिर्फ एक ही साइट होती है, ठीक है, एफसी पोर्शन होता है। तो ये खुद जाके एफसी पोर्शन के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज खुद जाके किसी को मैसेज नहीं दे सकती। मैसेज किस तरह देती हैं? उनमें मैसेज कन्वे करने का मेथड ये होता है कि वो उसके साथ जाके अटैच होती है चीज,
ये एंटीबॉडी हमारे कंप्लीमेंट सिस्टम के साथ जाके अटैच होती है। जब तक अटैच नहीं होगी वो मैसेज कन्वे नहीं कर सकेगी। इनका प्रॉपर, हम तो बोल के मैसेज कन्वे करते हैं ना, तो ये उसके साथ जाकर अटैच होकर अपना मैसेज देती है। तो ये जो है विरुलेंस फैक्टर प्रोटीन ए जो है वो अटैचमेंट नहीं करने देता। किस तरह नहीं अटैचमेंट करने देता कि उसने जाके एफसी पोर्शन के साथ ही हमारे कंप्लीमेंट के साथ अटैच होना होता है, तो ये खुद उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। क्लियर हो गया निम्रा हीरा, या लास्ट टाइम आप लोग को टॉपिक क्लियर हो चुका था पॉइंट? मैंने फिर भी दोबारा से रिपीट कर दिया। बाकी इसमें जो है टैक्विक एसिड, लाइपोटैक्विक एसिड है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है। कैप्सूल का फंक्शन आपने पढ़ा होगा, एंटीफेगोसिटिक है, मतलब कि ये साइटोसिस में इंगल्फ नहीं होने देता। इसके अलावा कैटालेज है, ठीक है, ये इसके पास विरुलेंस फैक्टर्स हैं। ओके क्लास, इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है? स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस की ट्रांसमिशन जो है ये सबसे पहले क्या है, हमारी स्किन पे प्रेजेंट है। कहाँ से? क्लास मैंने सेकंड टाइप स्टार्ट कर दी है। स्टेफिलोकोकस ओरियस के बाद स्टेफिलोकोकस, ये मैं अभी आपको सेंड कर देती हूँ रुशना, ताकि आप लोग को ये भी फ्रेशली जो है वो याद रहे। मैं सेकंड टाइप पढ़ा रही हूँ एपिडर्माइडस। एपिडर्माइडस जो है वो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो स्किन क्या है, बाकी वही कोएगुलेज पॉजिटिव है, कैटालेज पॉजिटिव है, बट कोएगुलेज नेगेटिव है। ठीक है, ये हमारी स्किन पे प्रेजेंट होती है, बट जब स्किन पर प्रेजेंट है तो डेंजरस नहीं है, वहां तक है तो नॉर्मल फ्लोरा है। बट जब इसकी सेस ब्लड के अंदर हो जाती है, जैसे कि स्किन में कोई कट लगा है, कोई वूंड बना है, जख्म बना है, तो ये इसके थ्रू जो है हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस। तो जब ये ब्लड में जाता है तब ये पैथोजेनिक बन जाता है, तब ये डिजीज कॉज करता है। स्पेशली कौन कौन सी करती है, जैसे कैथेटर्स हैं, ठीक है, इंट्रावेनस कैथेटर के थ्रू जो है ये हमारे ब्लड तक पहुंच जाता है। कौन सा कैथेटर्स, जैसे हम आईवी लाइन लगवाते हैं, किसी को ड्रिप लगी है तो हम आईवी लाइन लगवाते हैं ना कैथेटर, तो ये स्किन प्रिक करने के साथ साथ ये भी अंदर चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी इंजेक्शन लगाना हो या कुछ ऐसे पास करना हो कैथेटर, तो उस जगह को पहले स्टरलाइज करते हैं, सेपरेट स्वैप से साफ करते हैं, ताकि क्योंकि ये बैक्टीरिया स्किन के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, तो स्किन कट करने के साथ साथ ये भी सिरिंज के साथ अंदर चला जाता है। ठीक है, दे डू नॉट कॉज फूड पॉइजनिंग। स्टेफिलोकोकस ओरियस फूड पॉइजनिंग करता है, बट इसकी बाकी जो दो टाइप्स है एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस, ये दोनों फूड पॉइजनिंग नहीं करते, ना ही टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। ठीक है, दे डू हाउएवर कॉज पायोजेनिक इन्फेक्शन सच एज प्रोस्थेटिक वॉल एंडोकार्डाइटिस और प्रोस्थेटिक ज्वाइंट इन्फेक्शन करते हैं, मतलब पायोजेनिक इन्फेक्शन करते हैं, बट पॉइजन कौन से नहीं करते, एंडोटॉक्सिन टाइप जो इन्फेक्शन हैं टॉक्सिन वाले वो नहीं करते। इट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम शंट इन्फेक्शन एंड इंपॉर्टेंट काज ऑफ सेप्सिस इन न्यूबॉर्न। स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस इन्फेक्शंस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज हॉस्पिटल एक्वायर्ड। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड किस तरह है कि देखो अगर पेशेंट आ रहा है, उसने हॉस्पिटल में ही आके सिरिंज लगवानी है, हॉस्पिटल ही आकर ये कैथेटर अपना पास करवाना है, ठीक है, तो हॉस्पिटल में ही एडमिट है, तो उसे डिफरेंट टाइप्स के ये इसका एक्सपायर होता है, तो ये स्किन से ब्लड में जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप है सेप्रोफाइटिकस। इसने क्या करना है, ये भी वही ग्राम पॉजिटिव है, कोकाई है, कैटालेज पॉजिटिव है, बट कोएगुलेज नेगेटिव है। ये मैं आप लोग को पॉइंट क्लियर कर चुकी हूँ टेबल से, और इधर स्लाइड्स में वही बात लिखी हुई है। Staphylococcus saprophyticus is found primarily on mucosa of the genital tract in young women, and from that site can ascend into urinary bladder to cause urinary tract infection, especially cystitis. अच्छा क्लास, मुझे ascend और descend का मतलब आपको पता है? ASCEND, ascend। ascend मीनिंग क्या है निम्रा, मुझे बताओ ये। ओके क्लास, तो इस बैक्टीरिया ने बेसिकली क्या करना है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब यूटीआई वगैरह कॉज करते हैं।
ठीक है, इसमें आप क्या कह रहे हैं कि आप देखो यूटीआई किसी बंदे को हो रहा है फ्रॉम अपर टू लोअर, ठीक है, तो ये अपर टू लोअर कहाँ है, ये हमारा जीआईटी मतलब हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है तो प्रेजेंट है तो नॉर्मल फ्लोरा है। इंटेस्टाइन से जब वो हमारे कहाँ पर यूरिनरी सिस्टम पर जा रहा है, इंटेस्टाइन से मतलब एसेंट से डिसेंट हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, तो तब वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। ऊपर ऊपर है तो वो नॉर्मल फ्लोरा है, हमारे जीआईटी ट्रैक में है तो नॉर्मल फ्लोरा है, बट यूरिनरी सिस्टम में आ गया है तो वहां पर क्या करेगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, तो अब देखिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन किसी को यूटीआई हो रहा है तो वो हॉस्पिटल में तो नहीं लाजमी है, ये कम्युनिटी में मतलब लोगों को अपने घरों में होता है, पब्लिक वॉशरूम से होता है, तो ये कौन सा है, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया, सेप्रोफाइटिकस ने कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन किए हैं, बट ओरियस और एपिडर्माइटिस ने हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किए हैं। जिस स्लाइड में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, इसके कॉलोनीज जो हैं स्टेप्टोकोकस ऑरियस की गोल्डन होती हैं, बाकी दोनों की वाइट होती हैं। बीटा हेमोलिसिस मीन कंप्लीट हेमोलिसिस, कंप्लीट ब्लड डिस्ट्रक्शन करेगा ये बैक्टीरिया। इन दोनों ये बाकी ये दोनों टाइप्स जो हैं वो हेमोलिसिस नहीं करती, मतलब रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करती। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, वो प्रोटीन ए है। ओके क्लास, अब देखो हमने फर्स्ट को तो डिस्टिंग्विश कर लिया था बाकी दोनों से। अब इन दोनों को आपस में किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एंटीबायोटिक है नोवोबायोसिन। नोवोबायोसिन क्या है, एंटीबायोटिक है, तो ये सेंसिटिव टू नोवोबायोसिन है स्टेप्टोकोकस एपिडर्माइडस, बट स्टेप्टोकोकस सेप्रोफाइटिकस जो है वो नोवोबायोसिन को रेजिस्ट करता है, मतलब उसके साथ ये ट्रीट नहीं होता, किल नहीं होता बैक्टीरिया। आगे डिजीजेस में आप लोग को बता चुकी हूँ, एप्सिस, फूड पॉइजनिंग, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है स्टेप्टोकोकस ऑरियस, और एपिडर्माइडस जो है वो प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स वगैरह के इन्फेक्शन कॉज करता है, और सेप्रोफाइटिकस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और सिस्टाइटिस मीन ब्लैडर में इन्फेक्शन वगैरह कॉज करता है। ओके क्लास, सेम ये वही है, ठीक है। इस टेबल को अगर आप गौर से देखेंगे तो टॉक्सिजेनिक डिजीजेस कौन सी हैं, पायोजेनिक डिजीजेस, पायोजेनिक में लोकल स्किन इन्फेक्शन है, और डिसेमिनेटेड मीन कि वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, डिसेमिनेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में इन्फेक्शन जो ट्रांसफर हो जाए, सेप्सिस है या एंडोकार्डाइटिस है। लोकल में स्किन इन्फेक्शन है कि जहां पर है उधर ही रहता है, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल नोज पर लिप्स के पास इन्फेक्शन है तो वो उधर ही रहेगा, लोकल इन्फेक्शन होगा। ये क्लियर हो रहा है क्लास, आप लोग को ये पॉइंट क्लियर होगा। लोकल इन्फेक्शन और डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन कौन से होते हैं, लोकल इन्फेक्शन वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के हाथ पे कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो वो हाथ पे ही रहेगा, लोकली होगा, उसी जगह पर ही रहेगा। और डिसएमिनेटेड मीन वो होता है जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो हुआ कहाँ पर था और उसके अलावा वो बाकी ऑर्गन्स तक भी ट्रांसफर हो जाए तो वो डिसएमिनेटेड होता है। क्लास आप लोग सुन रहे हो? ओके, लोकल मीन कि जहां पर इन्फेक्शन था उधर का उधर ही रहेगा। जैसे उस आपने इम्पेटिगो देखा था, उस बच्चे को फॉर एग्जांपल उस अब जैसे अब किसी ने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अब सिंपल एक लोकल इन्फेक्शन में क्या एलर्जिक इन्फेक्शन ले ले कि अब देखिए किसी को लिपस्टिक लगाई है आपने, किसी की लिपस्टिक लिपस्टिक जो है वो दोबारा आपने यूज कर ली है, तो कई लोगों को इससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो किसी को अगर लिप्स पे इन्फेक्शन हुआ है, लिप्स पे एलर्जी हुई है, तो वो लिप्स पर ही रहेगी। ये लोकल इन्फेक्शन है कि जहां इन्फेक्शन हुआ था उधर का उधर ही रह गया, ठीक है, उसके बाद कुछ अर्से बाद वो ट्रीट हो जाता है। क्लियर हुआ ये बात आपको? निम्रा क्लियर हुई? लोकल मीन कि जिस जगह का इन्फेक्शन हुआ था उधर ही रहा और उधर ही ट्रीट हो गया, ट्रीट होने के बाद जो है वो हील हो गया जख्म, ठीक है। और डिसएमिनेटेड वो होता है जो ब्लड के थ्रू जो है इन्फेक्शन, देखो कहाँ से कहाँ ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, तो ब्लड के थ्रू जो है इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो जाता है। सेप्सिस मीन जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स का इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, ब्लड में इन्फेक्शन था, वही ब्लड हमारे ब्रेन में गया है, वही ब्लड हमारे हार्ट के पास गया, वही ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड हमारे किडनीज में गया, तो ये तीनों ऑर्गन्स को क्या करेगी, अफेक्ट करेगा। बैक्टीरिया किस तरह अफेक्ट करेगा, वो तो ब्लड में प्रेजेंट था, ब्लड ने हर जगह पर जाना है, तो ये डिसेमिनेट हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे फैल रहा है। नॉन कंटेजियस लाजमी नहीं हम कह सकते,
ठीक है। नॉन कंटेजियस, कंटेजियस मीन वो होती है जो अगले बंदे को स्प्रेड होती है या नहीं होती। ठीक है। कंटेजियस मीन होता है कि किसी वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही। लोकल मीन वो होता है कि जिस एरिया पे है उसी एरिया पे है। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्टेंजेनियस जो है वो हम दूसरे बंदों के लिए यूज करते हैं। लोकल और डिसएमिनेटेड हम एक ही बंदे की बात कर रहे हैं। आपने ये कैंसर की 2 टाइप्स पढ़ी होंगी, ये तो एफएससी में पढ़ाते हैं ना, मेटास्टेसिस और बिनाइन इन्फेक्शन ट्यूमर, ये पढ़े हुए हैं आप लोगों ने। नॉन कॉन्टेजियस दूसरे बंदों की बात होती है कि मुझसे इन्फेक्शन, जैसे कोविड है, वो मुझसे दूसरे को लग सकता है कि नहीं लग सकता, ये कॉन्टेजियस है। ठीक है। और लोकल और डिसएमिनेटेड होती है कि जस्ट मेरी ही बात हो रही है। ठीक है। अब मेरी बात ये है कि अगर मुझे किडनी का इन्फेक्शन है खुदा ना खास्ता, तो वो किडनी तक ही रहेगा। ठीक है। वो ये नहीं है कि उसने मेरे ब्रेन को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेना। ये होता है लोकल इन्फेक्शन। किसी की अगर किडनी खराब हुई है तो वो किडनी में ही रहेगा इन्फेक्शन, उसका खुदा ना खास्ता उसका ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। अगर उसका ब्रेन भी इन्वॉल्व हो रहा है तो वो डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन होगा कि वो ब्लड के थ्रू, ब्लड में कोई इन्फेक्शन आया, उसने हमारी किडनी में भी वही गंदा ब्लड पहुंचाया, वही गंदा ब्लड हमारे ब्रेन में गया, तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। हमारी बॉडी की बात हो रही है, एक ही बॉडी में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है या नहीं जा रहा, ये पॉइंट्स की बात हो रही है। अगर उसी पॉइंट पे रह रहा है तो वो लोकल है, लोकल इन्फेक्शन है। बट अगर वो एक एरिया से ज्यादा दूसरे एरिया में स्प्रेड हो रहा है तो वो डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन है। सेम एज बिनाइन एंड मेटास्टेसिस, जैसे ट्यूमर्स है, बिनाइन ट्यूमर है और या मेटास्टेसिस ट्यूमर है। ठीक है। बिनाइन अपनी जगह पर ही रहता है, एक जगह का इन्फेक्शन है। कैंसर है, किसी को चेस्ट का कैंसर है तो चेस्ट तक ही रहेगा। ठीक है। अगर वो स्प्रेड होने लग जाए तो उसे डिसएमिनेटेड कहते हैं या मेटास्टेसिस कैंसर कहते हैं। ओके क्लास, टाइम बहुत कम रह गया, मैं आप लोग की अटेंडेंस ले लूँ।
क्लास सब अपनी अटेंडेंस लगवा लें। जिन्होंने अभी मुझे प्रेजेंट लिख के सेंड किया है, इसके अलावा जिन्होंने प्रेजेंट लिख कर नहीं सेंड किया वो मुझे सेंड कर दें, क्योंकि वो पीछे चले जाते हैं। आप लोग जब स्टार्ट में अपना प्रेजेंट लिख के सेंड करते हैं वो मैसेज बहुत नीचे चले जाते हैं, तो इसलिए जब अटेंडेंस के लिए अनाउंस किया जाता है तब प्रेजेंट लिख के सेंड किया करें। क्लास आप लोग को लेक्चर की समझ आ गई है आज की? कोई कॉन्सेप्ट अगर इसमें मजीद नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ लें, अदरवाइज ये मैंने 2 लेक्चर्स में यही आप लोग को ही समझाया है, जस्ट स्टेफिलोकोकस के बारे में ही बताया है। तौसीफ आपको समझ आई है? जो मैंने आज पढ़ाया वो सारा लेक्चर समझ आ गया? तौसीफ मैं आपसे पूछ रही हूँ। ओके क्लास, अब आप लोग मुझसे जल्दी से 1 मिनट है, आप लोगों ने जो पूछना है पूछ लें। तौसीफ आप तो जवाब दें, आपको लेक्चर की समझ आ गई? ओके ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग ने इसकी जो सेकंड टाइप है ग्राम पोस्टियो कोकाई में दूसरा बैक्टीरिया टाइप है, एक स्टेफिलोकोकस है, तो सेकंड जो है वो स्टेप है, STREP स्टेप, वो पढ़ेंगे। मैं अभी आपको ये स्लाइड शेयर करती हूँ। मुझे यही लगा था कि आपने काफी लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। आपने कोई कंसेप्ट नहीं, मैं अभी स्लाइड शेयर करूंगी, आपको नहीं क्लियर हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। अपने साथ आप निम्रा से और हीरा से, क्लास जिसको भी इस लेक्चर में समझ नहीं आई, निम्रा और हीरा, मैं आप दोनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, ठीक है, कि आपने क्लास में से कोई भी इस लेक्चर से रिलेटेड आपसे कोई इन्फॉर्मेशन ले, पूछे, कॉन्सेप्ट क्लियर करे, तो आपने उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपने देखा था एंड पे आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने आपसे कितनी क्वेश्चनिंग की थी और आपने उसके आंसर सही दिए थे, ठीक है। और आज मैंने उसे दोबारा रिपीट किया है। आपने जो भी आपसे तौसीफ या कोई भी पूछता है आपने उसका जवाब देना है, उसका क्लियर करना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके हीरा और निम्रा, आप दोनों ने करना है। किसी ने भी कुछ पूछना हो हीरा और निम्रा से पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।